तो युद्ध भूमि में हम महायुद्ध के 33वें दिन का अपडेट दे रहे हैं। युद्ध भीषण तौर पर अभी भी जारी है। सबसे ज्यादा हमले इजराइल और ईरान एक दूसरे पर कर रहे हैं। अमेरिका ने भी ईरान पर हाल ही में हमले किए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते में यह युद्ध खत्म हो जाएगा और कल वो राष्ट्र के नाम संबोधन भी कर रहे हैं, तो इसीलिए समझना जरूरी है कि क्या युद्ध खत्म होने की या बातचीत शुरू होने की कोई अच्छी खबर आ रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय धीमान हैं और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ है। मैं और प्रेरणा आपको बता रहे हैं युद्ध के 33वें दिन के बारे में। तो ग्रुप कैप्टन साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ईरान, अमेरिका और इजराइल के हालिया स्टेटमेंट को देखने के बाद आपको लगता है कि दुनिया में कहीं कुछ चल रहा है ताकि तीनों को बातचीत की टेबल पर लाया जा सके? और नियर फ्यूचर में क्या आपको इसकी कोई संभावना नजर आती है? क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हमारे तो सभी लक्ष्य पूरे हो गए हैं, भले से इजराइल के ना हुए हो। दीपक जी, अमेरिका थोड़ा भ्रमित हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा भ्रमित कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बयान कल जो आया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वह कंट्रोल नहीं करना चाहते, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा है वैसा रहे, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो ईरान का कंट्रोल है वह मान रहे हैं। ये बहुत बड़ा टर्निंग स्टेटमेंट है अगर वह इसको बदलते नहीं है। देखिए, अमेरिका की 5th फ्लीट जो है, अमेरिका का नेवी का एक पूरा फ्लीट, उसका हेडक्वार्टर कतार में है, बहरीन में है। अमेरिकन शिप्स हैं पर्शियन गल्फ में। अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल छोड़ देता है ईरान के ऊपर, तो अमेरिकन शिप्स जो अभी पर्शियन गल्फ के अंदर हैं, फारस की खाड़ी के अंदर, वो तो फंस गई वहां पर। वो कैसे निकलकर ओमान की खाड़ी और अरब सागर और वहां से हिंद महासागर और अमेरिका तक जाएंगी? दूसरी बात, अमेरिका ने दुनिया भर से अपने शिप्स को, नेवी के शिप्स को जमा कर लिया है अरब सागर में, ओमान की खाड़ी में। ये यूएसएस ट्रिपोली 3 दिन से इंतजार कर रहा है 2500 मेरीन कमांडो के साथ। अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करने की अपनी इच्छा छोड़ देता है, तो ट्रिपोली कैसे पहुंचेगा फारस की खाड़ी के अंदर? देखिए, वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो खड़ग आइलैंड है वो 400 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की तरफ है। उसका क्या मतलब है कि यूएसएस ट्रिपोली और उसकी जो सहयोगी शिप्स हैं और जो मेरीन कमांडो हैं, वो जाकर समुद्री रास्ते से जाकर खड़ग आइलैंड पर हमला नहीं कर सकती हैं। एक और बात, अब से अगर अमेरिका हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान पर छोड़ देता है, ईरान ने तो कल पार्लियामेंट में बोल दिया कि टोल टैक्स लेना शुरू करेगा, तो अब से गल्फ कंट्रीज जितना कच्चा तेल एक्सपोर्ट करेंगी, कोई भी ये 7-8 गल्फ कंट्रीज हैं जो करेंगी एक्सपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाते वक्त, उनको पर शिप $1 मिलियन देना पड़ेगा रियाल में। तो अमेरिका तो जिस मकसद से इस युद्ध में छलांग मारा था, वो एक भी मकसद सामने अभी प्रूव होके आ नहीं रहा, वरन अमेरिका की डोमेस्टिक सपोर्टर्स रिपब्लिकन पार्टी के नाराज हैं, इसीलिए ट्रंप उनको एड्रेस करना चाहते हैं। दूसरा, दुनिया भर में अमेरिका के जितने समर्थक देश हैं, नेटो देश हैं, वो नाराज हैं, परेशान हैं ट्रंप से, क्योंकि नेटो देशों में कच्चे तेल और गैस की कमी हो रही है। प्राइस 30% से 70% बढ़ गया है। कुछ देश तो इतने नाराज हो गए हैं, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, इन्होंने बोला कि अमेरिका को हम हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और तो और श्रीलंका ने भी मना कर दिया अमेरिकन फाइटर विमान को अपने यहां पे लैंड और रिफ्यूल करने से। तो अमेरिका के खिलाफ तो हर जगह हवा है। जापान परेशान है, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब परेशान है कच्चे तेल के ना मिलने की वजह से। बात है। थाईलैंड और फिलीपींस अमेरिका के सबसे समर्थित देश हैं, वहां पे पेट्रोल डीजल की कीमत डबल हो गई है। तो ये सारे देश अब अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि कुछ भी करो, युद्ध को पहले बंद करो। तो इसीलिए आज ट्रंप साहब ने तय कर लिया है कि ना सिर्फ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल करने की अपनी इच्छा छोड़ देंगे, इसका सेकंड मतलब है कि खड़ग आइलैंड पर भी हमला करने की अपनी इच्छा जो है वो कैपेबिलिटीज लूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अभी तक कोई जनरल मोबाइलाइजेशन, जैसे कि 2 लाख ट्रुप्स को सद्दाम हुसैन पे 2003 पे हमला करने के लिए जमा किया था सऊदी अरेबिया में,
वो ऑर्डर वो दे ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल यानी सही। तो कुवैत के बूट्स ऑफ द रास्ते ग्राउंड से या कैसे इराक होगा? के ग्रुप रास्ते कैप्टन से साहब जो यही हमला रुकते होना था हैं। तेहरान आपने में, बहुत अच्छे से समझाया कि क्या ट्रंप बैकआउट कर रहे हैं, और ग्रुप कैप्टन साहब का यह दावा है कि ट्रंप और अमेरिका के कोई भी ऑब्जेक्टिव्स अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है प्रेरणा। बिल्कुल, यमन के सशस्त्र बलों ने मिसाइल हमले का दावा किया है। इजराइल पर तीसरे मिसाइल हमले का ये दावा है। तो देखिए, ताबड़तोड़ रिटेलिएशन हो रहा है। अब ये खबर, यमन के सशस्त्र बलों ने मिसाइल हमले का दावा ठोक दिया है। इसके अलावा एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। इजराइल पर ईरान का मिसाइल से अटैक। बनई ब्रेक शहर पर मिसाइल दागी गई है। हमले की जगह से धुआं उठता दिखाई दिया है। तो बनई ब्रेक शहर जिस पर की मिसाइल दागी गई है, और इजराइल पर ईरान का मिसाइल से अटैक। तो दीपक जी देखिए, 33वां दिन है, और मेरे मन में इन 33 दिन को जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे यही समझ में आया कि एक तो अमेरिका के पास एग्जिट पॉलिसी नहीं है, और दूसरा जो भी अनएक्सपेक्टेड था वो सब कुछ हुआ है इन 33 दिनों में। ईरान ने ठीक उसी तरीके से रिटेलिएट किया जैसा कि अमेरिका को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है, और मुझे ये लगता है कि ईरान की कितनी कैपेबिलिटी है, शायद इसको अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किया था। उनको ये लग रहा था कि हाल ही के दिनों में प्रदर्शन हुए हैं, बड़ी संख्या में ईरान में प्रदर्शन हुए थे, और उनको ये लगा कि आयतुल्ला अली खामनेई को मारने के साथ ही वहां पर एक रिजीम चेंज हो जाएगा। यानी वो लोग जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, खामनेई के मारे जाने के बाद वो एक नई सत्ता को लेके आएंगे जो अमेरिका समर्थक सत्ता होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और यही सबसे गंभीर बात है जिसके चलते ईरान ने जो पलटवार किया अपनी मोज़ेक स्ट्रैटेजी के थ्रू, कि अमेरिका आज भी परेशान है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये उनका सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन था कि आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद भी वो सीधे रिजीम चेंज के अंदर चले जाएंगे, और ईरान के अंदर राष्ट्रवाद का ऐसा गुबार उठा कि अब सब डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल कर रहे हैं। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। उधर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जारी जंग के बीच क्या नाटो टूट के कगार पर पहुंच गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ अमेरिकी हमले जारी हैं, और दूसरी तरफ उसके अपने यूरोपीय सहयोगी खुलकर दूरी बना रहे हैं। फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देश सैन्य सहयोग से पीछे हट रहे हैं, जबकि ब्रिटेन भी सीधे शामिल होने से बच रहा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका नाटो के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करेगा। अब सवाल यह है कि क्या जिस नाटो ने दशकों तक पश्चिम की सुरक्षा की, वो अब टूटने की कगार पर है? यह बड़ा सवाल है। क्या ईरान के साथ युद्ध ने वॉशिंगटन और यूरोप के बीच की खाई को इतना चौड़ा कर दिया है जिसे अब भरना नामुमकिन है? दरअसल ईरान के खिलाफ युद्ध में यूरोप के कई देशों ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कराने से मना कर दिया। इटली ने अमेरिका विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत नहीं दी, तो स्पेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। जंग से नाटो ने दूरी बनाई है। अब इससे जुड़े क्या कुछ अहम बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। जर्मनी ने कहा है कि जो जंग है नाटो ने नहीं शुरू की। जर्मनी ने कहा कि यह नाटो की जंग नहीं है, किसी भी सैन्य भागीदारी से साफ इनकार कर दिया गया है। ब्रिटेन का ईरान पर हमले को नाटो का मिशन मानने से सीधा इनकार। शुरुआत में अमेरिका को सैन्य अड्डा देने से मना कर दिया। फ्रांस, इटली, ग्रीस और पोलैंड ने जंग में कूदने से सीधे मना कर दिया है। हॉर्मुज गलियारे में नौसेना भेजने से इनकार किया था। आइए समझते हैं इसके पीछे की संभावित वजह कि आखिर अमेरिका क्यों करना चाहता है रिश्तों की समीक्षा। इससे जुड़ी तमाम जो इसके पीछे क्या कारण है उनको भी समझते हैं। तो आइए, सबसे पहला कारण है अमेरिका भारी आर्थिक और सैन्य सहायता दे रहा है नाटो को। इसके अलावा उसके संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है। नाटो के अन्य सदस्य देश पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं। अमेरिका लंबे समय से इस मुद्दे को उठाना चाहता था। इसका मतलब है वैश्विक संतुलन यानी वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। ऐसे में चीन, रूस जैसी शक्तियों के उभरने से वैश्विक राजनीति बदल रही है। अमेरिका अपनी रणनीति को नए सिरे से तय करना चाहता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका के विदेश मंत्री का यह बयान केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि आने वाले समय की वैश्विक राजनीति का संकेत हो सकता है।
अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका क्या कदम उठाता है और नाटो का भविष्य किस दिशा में जाता है, ये इस बीच सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, सीधे चलते हैं कर्नल टीपी त्यागी के पास। छोटा जवाब चाहूंगा कर्नल साहब, मुझे लगता है नाटो खत्म है। क्या नाटो खत्म है अब? देखिए, नाटो ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। आप यहाँ से समझिए कि जो नाटो है वो उनकी कितनी जनसंख्या है, 65 करोड़, अमेरिका की 35 करोड़ और रशिया की 15 करोड़। ये नाटो अगर डरपोक कंट्रीज ना होते जैसा ट्रंप ने कहा है, तो ये 15 करोड़ से बचने के लिए 35 करोड़ की मदद ना मांगते। अब इन्होंने उस 35 करोड़ को भी अलग कर दिया, इन्होंने अमेरिका को भी अलग कर दिया, लिहाजा अब ये रशिया के लिए वल्नरेबल हो गई। और रशिया तो ये चाहता ही था, और इस युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा तो रशिया को ही हुआ है। रशिया तो और स्ट्रॉन्ग होकर उभरा है, जो उसका तेल डिस्काउंट पे बिकता था आज प्रीमियम के ऊपर बिक रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नाटो ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और इसकी जरूरत किसको थी? ये तो लॉजिकल है भाई, आप कितना भी रेटिक कहो। नहीं कर्नल साहब, तो क्या आप क्या चाहते थे कि अमेरिका ने जो ईरान युद्ध झोंका है पूरी दुनिया पर, उसमें नाटो भी कूद जाए, इसको वर्ल्ड वॉर की सूरत दे दी जाए? क्या आप ये चाहते थे? नहीं, हम ये नहीं चाहते थे। हम ये चाहते थे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में मदद करते, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में मदद उनको अपने ही इंटरेस्ट के लिए करनी चाहिए थी। क्या अमेरिका को नहीं चाहिए? अमेरिका को नहीं चाहिए, अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब उन्होंने ऐसा करके एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का गुंजाइश बना दी है। अभी क्या चाहिए, पॉसिबल नहीं है कि इंडिया भी उसे ज्वाइन कर ले। भाई रशिया है, चाइना है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, कल को किसे मालूम, देश काल पात्र के हिसाब से चीजें बदलती हैं। हिंदुस्तान भी उसे ज्वाइन कर ले। अमेरिका की दादागिरी एक तरफ, अमेरिका एक तरफ हो गया, नेटो एक तरफ हो गया, अलग अलग नहीं है। नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आपने ग्राउंड तैयार कर दिया। ठीक है, समझा मैं आपकी बात, आप नहीं चाहते थे, लेकिन कम से कम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, बड़ी बात कर्नल साहब ने कही है कि नाटो को कम से कम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका के साथ आने चाहिए था। ग्रुप कैप्टन साहब, क्या आना चाहिए था नाटो को अमेरिका के साथ इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, आगे सैन्य कार्रवाई करने के लिए? आपको क्या लगता है? नेटो का चार्टर 1, 2, 3, 4 अगर पढ़ेंगे तो वो बहुत क्लियर है कि नेटो बनाया गया था वार्सा पैक्ट और रूस के खिलाफ। उसमें बहुत क्लियर लिखा है, उसका जो चार्टर 5 है उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर नाटो के किसी देश पर हमला होता है तो फिर नाटो के दूसरे देश बाध्य होकर उस हमले में दुश्मन के ऊपर हमला करेंगे। तो यहाँ पे नेटो बहुत क्लियर है, ब्रुसेल्स बहुत क्लियर है कि हमला किसी ने नेटो पर नहीं किया, हमला अमेरिका ने ईरान पर किया है। तो नेटो का इस युद्ध में कोई रोल नहीं है। बाकी क्या नेटो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सकता है? इतनी बड़ी अमेरिका की नेवी, 400 से ज्यादा वॉरशिप, उन्होंने हिंद महासागर में कितने बड़े बड़े बेड़े जमा कर लिए हैं, 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर लगा लिए हैं। अगर यूएस की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सकती है तो इसका रीजन बहुत सिंपल है। सिंपल यह है कि ईरान ने वहां पर करीबन 350 या 400 SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लगाई हुई हैं जस्ट चबहार पोर्ट के उत्तर में, बंदर अब्बास के उत्तर में, पहाड़ों में, जोग्रेब पहाड़ों में। तो होता क्या है कि इन मिसाइलों की रेंज तो है मात्र 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, लेकिन ये सब एंटी शिप वैरायटी हैं और किसी भी अमेरिकन नेवल शिप की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो हिंद महासागर से, अरब सागर से ओमान की खाड़ी तक जाएं। आज की तारीख में ओमान की खाड़ी में भी एक यूएस का नेवी का शिप नहीं है, डर के मारे नहीं है, क्योंकि वहां जाते ही उनको इन एंटी शिप मिसाइल का खतरा है। तो ये यूरोपियन देश जो हैं, छोटे मोटे इनकी नेवी है, ये कैसे खुलवा देते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? इनके बस की नहीं है। एक और चीज जो बताना चाहता हूं, देखिए, अगर कोई यूरोपियन देश बोलता है कि हम चलो
मान लेता हूं कि कंट्री एक्स बोलता है कि मैं अपनी नेवी के शिप को भेजता हूं, उसको यूरोप के वहां तैयार होकर एक बैटलशिप को युद्ध के लिए तैयार करने में ही 7 से 10 दिन का समय लग जा फ्यूल भरना पड़ता है, वेपन सिस्टम्स भरने पड़ते हैं, पूरे क्रू को कोऑर्डिनेट करके लाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है युद्ध के लिए इतने दिनों का फूड लेके जाना पड़ता है। 7-8 दिन लग जाते हैं शिप को प्रिपेयर करने में, इंडियन नेवी को भी। ऐसा नहीं कि सीटी मारी अभी 2 बजे और 6 बजे शिप हार्बर के बाहर निकला, नहीं, 6-7 दिन का समय लगता है। उसके बाद वो सेल करेगा अटलांटिक महासागर से, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से आएगा कहां पर, भूमध्य सागर आएगा, कहां, सुएज कैनाल क्रॉस करेगा। मैं एक यूरोपियन नेवी की शिप की बात कर रहा हूं, आएगा रेड सी में। हुती बोलेंगे आजा तू रेड सी, मिसाइल मारेंगे, क्योंकि जैसे ही हुतियों को खबर भी लगी कि एकदम जैसे ही हुती को देखिए, लाल सागर में हुती के मछुआरे घूमते रहते हैं, इनको पता रहता है कि ये जो शिप जा रहा है ये किस देश का है, किस वजह से जाता है। बैटलशिप तो ऐसे ही जो होते हैं बाहर से देखते ही पता लग जाता है, आम आदमी समझ जाता है कि ये तो नेवी का शिप है। किस देश की नेवी का शिप है, झंडा लगा हुआ है, जर्मनी का है। अच्छा, फिर तो ये जा रहा है कहां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जा रहा है, मारो इस पे एक मिसाइल। हुती ने पहले पिछले 2 साल में 30 बार कर लिया है, 2 शिप्स को क्षतिग्रस्त कर चुका है, वो बोलेंगे इसमें भी मारो। तो यूरोप की जो नेवीज हैं, इनके शिप लाल सागर से क्रॉस करके लाल सागर में देखिए चोक पॉइंट, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, लाल सागर और यमन की खाड़ी के बीच में चोक पॉइंट है बाबल मंदेब, वो मात्र 30 किलोमीटर चौड़ा है, वहां से हुती निकलने ही नहीं देंगे इनको। तो इतना आसान नहीं है किसी भी यूरोपियन देश को अपनी नेवी भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में अमेरिका की मदद करने। जी ठीक है, ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया कि इतना आसान नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना, क्योंकि यूरोप के देश वाकई छोटे छोटे हैं। 1-2 देश को छोड़ दिया जाए, जर्मनी को छोड़ दिया जाए, फ्रांस को छोड़ दिया जाए, यूके को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारी देश बहुत छोटे छोटे हैं। और ये जो नाटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, मेरे ख्याल से अपनी प्रासंगिकता लगातार खोते जा रहा था, और ये नाटो के अंत की शुरुआत अब हो गई है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला है प्रेरणा, तो उसका असर किस पर पड़ रहा है, हमारी तेल, गैस और रसोई पर और एविएशन फ्यूल पर। तो बता दीजिए क्या कुछ हुआ आज जिसके चलते महंगाई छिड़ न जाए, इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की तपिश अब आपकी जेब तक पहुंचने लगी है। तेल की वैश्विक कीमतों में आए उछाल के बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी भरकम 195 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और दिल्ली की बात करें तो अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2000 के पार पहुंच चुका है, यानी कि 2078 रुपए का अब ये सिलेंडर आपको मिलेगा। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि घरेलू रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर अभी भी 913 रुपए पर स्थिर है, जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम भी पिछले साल की कटौती के बाद से जस के तस बने हुए हैं। तो वही बात है कि आखिर ये कीमतें क्यों बढ़ रही है, इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी वजह है मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध। सप्लाई चेन टूटने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें करीब 50% तक बढ़ चुकी हैं। जंग शुरू होने के बाद कमर्शियल गैस की कीमतें में ये तीसरी बड़ी बढ़ोतरी है। ठीक है, सीधे चलते हैं हमारे मेहमानों पर। कर्नल त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर धीमान, क्या लगता है कहां तक जाएंगी? क्योंकि मुझे आईआरजीसी का वो बयान याद है, आप और मैं उस दिन डिस्कस कर रहे थे, शायद तीसरा या चौथा दिन था। उनका ये कहना था कि अगर ये चलता रहा तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। आप समझ लीजिए, अभी ही दुनिया में आग लग रही है, तो क्या आपको लगता है $200 प्रति बैरल तक जाएंगी और ये दुनिया को इसी तरह जलाएगी? थैंक यू दीपक जी, आपने मेरा टर्न मिस कर दिया, इसलिए मुझे हाथ में कागज पेंसिल लेना पड़ा। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, कोई बात नहीं, आप दोनों बता सकते हैं बातें करने के लिए। हम यहाँ युद्ध की बात कर रहे हैं, तो युद्ध में कोई भी डरा हुआ नहीं होता है। बाय द वे, युद्ध में स्ट्रैटेजी होती है, टैक्टिक्स होता है, और स्ट्रेटेजिक लेवल पे होता है, ऑपरेशनल लेवल पे होता है, टैक्टिकल लेवल पे होता है। अब जहाज पीछे है, इतनी नेवी खड़ी है, वो खोल नहीं पा रही, तो ये इसलिए नहीं कि नेवी खड़ी है वो निकम्मे आदमी हैं, ऐसा नहीं है सर।
वहां पे हर चीज की युद्ध की रणनीति बनती है, उसके हाथ से अटैक होता है। अगर यूरोपियन कंट्रीज छोटे छोटे देश हैं, ये हैं, वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि वो खोल नहीं सकते हैं। देश छोटा हो बड़ा हो, उसकी जो सैनिक माइट है, जैसे इजराइल बहुत छोटा सा देश है पर धुआं दे के रखा है सबको, तो इसलिए वो बात नहीं है। अल्टीमेटली लड़ाई लड़ने का तरीका होता है। तो अभी मैं आपको 2-3 चीजें पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुल रही है, ईरान के कब्जे में है, तो क्यों है? क्योंकि लास्ट टाइम मैं बोल रहा था तो मैं इंटरप्ट हो गया था बीच में और मुझे आपने वापस नहीं बुलाया। मैं आपको बता रहा था कि ईरान कल तक ये फ्री फॉर नेविगेशन ऑप्स थी, मगर आज लड़ाई के बाद ईरान को सडनली रियलाइज हुआ है, पहले नहीं था, कि उनको ये पता है कि जो मैंने बोला खड़ग आइलैंड है, कसब आइलैंड है, मस्टांग आइलैंड है, मूसा आइलैंड है, हॉर्मुज़ आइलैंड है, ये सब कैप्चर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। और जो उनकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है हॉर्मुज़ की, जहां वो रॉकी एरिया है, वहां पे उनकी मिसाइल्स है ईरान की। वो मिसाइल, ईरान जो है बहुत बड़ा कंट्री है, हाफ द साइज ऑफ इंडिया, और उनकी पूरा का पूरा जो रॉकी माउंटेन सब जगह हैं, और जगह जगह उन्होंने अपनी टनलिंग करके अपने सब कुछ नीचे रखे हुए हैं। मैं आपको एश्योरेंस के साथ बता सकता हूं फ्रॉम डिफेंस पर्सपेक्टिव कि अमेरिका के जितने भी सैटेलाइट हैं उनकी 24/7 कवरेज है। कहां से मिसाइल निकली, कहां से लॉन्चर निकला, सब मैप्ड है। आपको वो, अगर आपको जो उसकी डेप्थ अगर ज्यादा है, आपके GBU 57 वहां नहीं पहुंच सकते, तो आपने खाली उसकी एंट्री एग्जिट पॉइंट को डिस्ट्रॉय करना है, मिसाइल अंदर ही रह जाएंगी, उसको एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय करने की भी जरूरत नहीं है। अब पॉइंट यहां पे ये है कि ये जो आपके एक्सपर्ट माने ना माने, मगर मैं जो सबकी बातें सुनता हूं, मेरा एनालिसिस ये है कि ईरान की जो कुव्वत है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। शायद मुस्तफा अगर नहीं है, अगर वो जिंदा होते तो वो कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे सबको, सब डिसजॉइंटेड तरीके से क्यों काम कर रहे हैं, एक टेररिस्ट गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन की तरह से। तो अब क्या है कि वो इतनी ज्यादा उनके हैं, और उनके पास जो है रॉकेट प्रोग्राम है, रॉकेट प्रोग्राम, अगर मिसाइल डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, सॉरी स्पेस प्रोग्राम है, तो उनके पास लॉन्ग रेंज अवेलेबल है। अब हॉर्मुज़ की अगर जो बाउंड्री के ऊपर मिसाइल्स हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर देते हो और सारे के सारे आइलैंड को कैप्चर भी कर लेते हो, तो भी एक बड़ा ये प्रॉब्लम है कि 4 घंटे की जो विंडो है हॉर्मुज़ से निकलने की, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत शैलो है, कहीं ना कहीं से, चाहे वो बलोचिस्तान के बॉर्डर के पास से, छबार के पास से, कहीं से कोई रॉकेट आके फिर भी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जो टैंकर होता है बहुत बड़ा शिप होता है, आग लग गई, दिनों चलेगी, हफ्तों जलेगी, और बाई चांस कहीं वो डिसइंटीग्रेट हो गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी। अब ईरान ने बोला है कि मैं टोल वसूलूंगा, ये $2 मिलियन $1 मिलियन शेख चिल्ली के हसीन सपने, हमें उनमें नहीं जाना है। ठीक है। अभी जो टॉक्स की जो बात चल रही है, वो कहता है जैसे फीस ली जाती है सुएज कैनाल में, फीस ली जाती है पनामा कैनाल में, कल से हम भी वही लेंगे। और ट्रंप के लिए अब ये बहुत बड़ा एक कहते हैं बटेर हाथ में लग गया है कि वो उसको गारंटी देंगे, ठीक है आप लीजिए पर युद्ध बंद कीजिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कीजिए, वगैरह वगैरह जो है। तो इस वक्त जो टॉक्स की बात हो रही है वो उसी के हिसाब से हो रही है। बाकी रही बात नेटो की, नेटो के जो युद्ध को, उनकी स्टेटमेंट कुछ भी हो, वो सही बात है कि नेटो का जो था कि अगर डिफेंस के लिए है, ऑफेंसिव के लिए नेटो नहीं बना है किसी कंट्री पे, वो ट्रंप गलत है वहां पे, और शायद नेटो आखिरी सांसें ले रहा है फॉर वेरियस अदर रीजंस। परंतु अभी यहाँ पे इंग्लैंड है, यूके है, स्टेटमेंट कियर स्टार्मर कुछ भी दें, पर उनको पूछिए कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरेनियन में कहां तक आ गया है। फ्रांस के मैक्रोन कुछ भी बोले, उनसे पूछिए आपकी नेवी कहां पे है इस वक्त। जर्मनी जो बोल रहा है कि हम इसका हिस्सा नहीं है, आप यहां क्या कर रहे हैं फिर? वो सब यहां आए हुए हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की बात है वो सब ज्वाइंटली तैयार हैं। ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन की है 20 कंट्रीज ने, चाहे और 20 में से वो सारे के सारे नेटो के हैं। अगर पोलैंड ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ किए हैं पोलैंड के साथ इराक से, तो वो उनकी नेग्लिजिबल है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी प्रेजेंस या नॉट प्रेजेंस से। तो इसलिए जो कयास लगाए जाते हैं, जो एनालिसिस किया जाता है एक पर्टिकुलर न्यूज का, उसको डिटेल में जाके देखना है, फिर बात करनी है। लड़ाई में है, डरने की बात नहीं है। आई हैव टू बी आउट ऑफ द रीच ऑफ माई एनिमी, उसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा, जब जरूरत पड़ेगी मैं आगे भी आऊंगा, और आगे आऊंगा मैं आड़ लेता हुआ आऊंगा। तो ये तो नॉर्मल टैक्टिक्स के तरीके हैं। तो इसलिए जो ट्रंप जो भी बोले, मैं ट्रंप के साथ नहीं हूं, इसका काम नहीं था। अगर उसकी लॉजिक सही है, ये काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का था, ट्रंप का नहीं था। परंतु ट्रंप के जो प्लानर्स हैं, मिलिट्री प्लानर्स, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
उनको आप अंडर एस्टिमेट करने की गलती ना कीजिए। अगर ईरान नहीं आता है, ईरान अगर यूक्रेन से सबक लेकर के नहीं आता है, जो कि पेजेश्कियां और इस्माइल बगाई ने जो बोला है, मुझे लगता है वो ट्रंप आ चुके हैं टेबल के ऊपर, वो उनको भी पता है और डिस्ट्रक्शन नहीं करवानी है, जो लॉजिकल है। अगर वो नहीं आता है तो ट्रंप तैयार बैठा है, जो इतनी सारी नेवी, इतनी सारी एयरफोर्स, इतनी सारी फोर्सेस, ऐसा हमला होगा ईरान के ऊपर, ईरान का जो हालत होगी दैट बी वर्स देन इवन यूक्रेन। ठीक है, चलिए आपने ग्रुप कैप्टन साहब से अलग राय रखी, ग्रुप कैप्टन साहब से भी उनकी बात ले लेते हैं। ग्रुप कैप्टन साहब क्या कहेंगे ब्रिगेडियर जीमान की बात पे? वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ईरान बातचीत की टेबल पर आ चुका है और अमेरिका अपने लोगों को स्ट्रेटेजिकली इधर उधर से हटा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका फिलहाल एक कदम पीछे ले रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने उड़ती चिड़िया भी बोल दिया है कि फिलहाल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना नहीं चाहते, तो ये पूरे युद्ध की दिशा और दशा को बदल देता है। टर्निंग पॉइंट है इस युद्ध का। आज से ईरान जो है वह तय करेगा, अगर वह चाहे। ईरान ने बाय द वे आज स्टेटमेंट दे दी है कि जो उसके मित्र देश हैं उनके जहाजों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। ईरान ने यह भी कह दिया कि जो देश अमेरिका और पश्चिमी देशों के खेमे में हैं, सिर्फ उन पर टोल टैक्स लगेगा। ईरान ने यह भी कह दिया कि अमेरिका और इजराइल के शिप्स को जाने नहीं देगा। देखिए, ये सब टेम्पररी है। कल बॉम्बिंग बंद हो जाती है, बातचीत हो जाती है, तो ईरान भी हैप्पीली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा। तो क्या ईरान इस युद्ध में हार गया है? आज तक देखिए, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूं, 33 दिन के युद्ध के बाद अगर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और दुनिया की सबसे एफिशिएंट और प्रोफेशनल फौज इजराइल, उनके सामने ईरान ने अगर घुटने नहीं टेके हैं, ये तो शुरुआती तौर से ही मालूम था कि इस युद्ध में क्या ईरान का क्या लक्ष्य है। ईरान क्या अमेरिका को हराने चला था? नहीं। ईरान क्या इजराइल को मिट्टी में मिलाने चला था? नहीं। ईरान सिर्फ बदला ले रहा था। देखिए, हर बार अमेरिका और इजराइल आके बॉम्बिंग करते थे पिछले 33 दिन में, उसके कुछ घंटे के बाद ईरान डिक्लेयर करता था कि अभी जो 7 घंटे पहले जो बमबारी हुई सुबह 5 बजे, उसके जवाब में हम हमारी मिसाइलें दाग रहे हैं। ये ईरान ने बार बार कहा है कि हमारी मिसाइलें काउंटर ऑफेंसिव है, जवाबी कार्रवाई है। दूसरी बात, ईरान को मालूम है कि इसके बाद अमेरिका और क्या कर लेगा। देखिए, ईरान बहुत बड़ा देश है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अमेरिका और 10,000 बॉम्ब गिरा लेगा, ईरान को कोई नहीं फर्क पड़ता। ईरान बोलेगा ठीक है, बैठा हूं, आइए कुवैत से, आइए इराक से, तेहरान तक कूच कीजिए। तो अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो कुवैत में और इराक में 2 लाख फौज, 3,500 टैंक जमा करे और तेहरान की तरफ कूच करे। हाँ, CIA और मोसाद आज भी कोशिश कर रही हैं कि तेहरान में एक इंटरनल कू हो जाए, अंदरूनी जो सॉफ्ट लोग हैं उनको प्रॉप अप कर दिया जाए। वो तो चलता रहेगा। जी ठीक है, ग्रुप कैप्टन साहब के अपने व्यूज हैं, ब्रिगेडियर साहब के अपने व्यूज हैं, दोनों के अपने अपने व्यूज हैं। हमारा काम है आपके सामने सभी व्यूज को आपके सामने रखना और हमारा सटीक विश्लेषण पहुंचाना। गैस तेल और पेट्रोल डीजल पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय रह गई। अगले सेगमेंट में उसके बारे में और बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे पीस रूम की भी कि आज शांति के मोर्चे पर क्या कुछ हुआ है। लेकिन हमारे मेहमानों का शुक्रिया। 3 बजे नए मेहमान जुड़ेंगे। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक।